Hey everyone, this is CACS तेजल कटारिया और आज हम लोग रिवाइज करेंगे सप्लाई चैप्टर। सप्लाई यानी क्या? सप्लाई रेफर्स टू व्हाट अ फर्म ऑफर्स फॉर सेल एंड नॉट एक्चुअल सेल। जो भी सेलर जो एक्चुअल में सेल करता है, जो क्वांटिटी सोल्ड है वो सप्लाई नहीं होता है। सप्लाई यानी कि जो वो ऑफर करना चाहता है फॉर सप्लाई वो होता है फॉर सेल, दैट इज नथिंग बट सप्लाई। तो सप्लाई में सबसे पहले तो विलिंगनेस होना चाहिए, एबिलिटी टू सप्लाई होना चाहिए। ये ऑलरेडी जैसे डिमांड में देखा था वैसे ही है कि सप्लाई में विलिंगनेस, एबिलिटी होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, तब जाके वो सप्लाई बनेगा जैसे डिमांड होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट, ये एक 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑफन प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एबिलिटी इज नथिंग बट, मतलब क्या होता है कि जो सेलर होता है उसकी जो एबिलिटी है टू सप्लाई, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फैक्टर होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। ये 1 मार्क के लिए एमसीक्यू के लिए आ सकता है, ध्यान से समझ लेना। इसके साथ साथ सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको समझाया था फ्लो कॉन्सेप्ट एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट का डिफरेंस। फ्लो कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट उसमें टाइम डायमेंशन होता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है, इसीलिए हम उसे फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब चलते हैं डिटर्मिनेंट्स पे। डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहला है, अगर कोई भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका सप्लाई बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट, जो सेलर है उसका प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है तो वो सप्लाई ज्यादा करेगा। सेकंड आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज नथिंग बट क्या होता है यहाँ पर कि आप जो भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करने वाले हैं या सप्लाई करने वाले हैं, उसका जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए जो रिसोर्सेस लगेंगे या जो रॉ मटेरियल लगेगा, वही रॉ मटेरियल में भी कोई दूसरी कमोडिटी बनाने के लिए भी लग सकता है, राइट? ए कमोडिटी एंड बी कमोडिटी के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो सेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रबर की बात करती हूँ तो जो आपके फोन के कवर्स होते हैं, टायर होता है या इवन शूज होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें रबर का इस्तेमाल होता है। तो अब होगा क्या यहाँ पर, एज अ प्रोड्यूसर, ध्यान से समझो, एज अ प्रोड्यूसर, ये पूरा चैप्टर आपको एज अ प्रोड्यूसर समझना है, ना कि एज अ कंज्यूमर। सो प्रोड्यूसर विल एलोकेट मोर रिसोर्सेज टुवर्ड्स इट्स प्रोडक्शन, यानी कि किस चीज के प्रोडक्शन के लिए जिसका प्राइस ज्यादा होगा, जिसका प्राइस, जो भी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा होगा उसके लिए उसमें वो प्रॉफिट ज्यादा उसे मिलेगा एंड उसकी वजह से वो सप्लाई ज्यादा करना है उसे। तो सप्लाई ज्यादा करने के लिए सबसे पहली चीज वो क्या करेगा, जो भी कमोडिटी वो प्रोडक्शन कर रहा था उसके लिए जो रिसोर्सेज लग रहे थे, उन कमोडिटी के उस रिसोर्सेज को वो वहां से हटा के उस पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर लगाएगा जहां पर उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये पॉइंट आपको समझना है। यहाँ पर सब्सटीट्यूटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको नहीं समझना है ये पर्टिकुलर पॉइंट को। उसके बाद थर्ड आता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनका अगर कॉस्ट बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो रहा है तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लाई भी इकोनॉमी में कम होगा। चौथा आता है टेक्नोलॉजी। जितना आप इनोवेशन लेके आओगे, जितना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा, उतना सप्लाई कोई भी ज्यादा कर सकता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर आपके फेवर में है, फेवरेबल पॉलिसीज है, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स कम कर दिया तो आपके पास जो इनकम है वो बढ़ेगा, इनकम ज्यादा होगा। इवन एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, अगर आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा सप्लाई करेंगे। और या तो आपको जो सब्सिडी है वो अगर आप लोग के लिए बढ़ा दी जाती है तो सब्सिडी बढ़ाई, इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा यानी कि अगेन सप्लाई ज़्यादा। तो ये एंड वाइस वर्सा ये आपको समझना है। अगर फेवरेबल पॉलिसीज है, ऑब्वियसली बात है, सप्लाई बढ़ेगा। अगर अनफेवरेबल पॉलिसीज है, गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज अनफेवरेबल है तो सप्लाई कम होगा। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि क्या, जिस भी तरीके का कॉम्पिटिशन आपका है, परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली है, जो भी है, और आपका जो साइज ऑफ इंडस्ट्री है वो ज्यादा है, मतलब वहां पर सेलर्स ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई जगह पे सेलर्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर सप्लाई भी ज्यादा होगा। अगर एक ही सेलर है तो सप्लाई कम होगा, लेकिन जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स उतना, ये इसी पॉइंट को कनेक्ट करके पहले वाले मॉड्यूल्स में तो इसी पॉइंट के साथ पढ़ाते थे। अब ये वाले पर्टिकुलर मॉड्यूल में जबरदस्ती के दो अलग अलग पॉइंट्स है, बट दोनों का मतलब एक ही है, जितने ज्यादा कंपटीशन, जितने ज्यादा सेलर्स उतना सप्लाई ज्यादा। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन, यानी कि क्या, अगर कोई सेलर है जिसको ऐसा लगता है कि कल जाके प्राइस ज्यादा होगा, कल जाके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है या कि कल जाके प्राइस ज्यादा होगा, तो वो आज का जो करंट सप्लाई है वो कम कर देगा, करंट सप्लाई कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। इसी के साथ हमारे जो डिटर्मिनेंट्स है वो खत्म हो जाते हैं। अगला है लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे लॉ ऑफ डिमांड था, जितना ज्यादा प्राइस, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जिसको आपने बहुत हल्के में लिया था, बट मैंने आपको हर बार हर लेक्चर में आपको ये जो 4 वर्ड्स है इसका इंपॉर्टेंस समझाया था। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगा। अब ध्यान से समझो क्या होता है, ये आपको एक पॉइंट ऑफ
ऑफ व्यू के पॉइंट मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका डेवलप हो जाना चाहिए कि जो शॉर्ट रन होता है उसमें क्या होता है कि जो सप्लायर है या जो सेलर है उसके पास जो प्रोडक्शन करेगा उसके पास इमीडिएटली इतना एडजस्टमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है जितनी वो लॉन्ग रन में लेके आ सकता है। तो इसीलिए शॉर्ट रन में ईजी नहीं होता है सप्लाई को बढ़ाना, बट लॉन्ग रन में आप इजीली एडजस्ट हो जाते हो। कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मे बी कॉस्ट कम हो जाएगा, या मे बी आप सब्सटीट्यूट ढूंढ लोगे, या तो कोई ना कोई रास्ता आप ढूंढ लेते हो जिसकी वजह से आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, लेकिन शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, एक वन लाइनर आ सकता है आपको, इज नथिंग बट द टैबुलर प्रेजेंटेशन। सप्लाई कर्व क्या होता है या सप्लाई ग्राफ इज नथिंग बट अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। टैबुलर यानी कि शेड्यूल, ग्राफिकल यानी कि कर्व। तो एक ग्राफिकल कर्व अगर आप बोलोगे तो सप्लाई कर्व की आप बात कर रहे हो, अगर सप्लाई शेड्यूल है तो टैबुलर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। उसके बाद आता है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। जैसे डिमांड था वैसे ही एक अकेला पर्सन जो सप्लाई करेगा एट डिफरेंट प्राइसेस वो इंडिविजुअल, एंड ऑल टुगेदर जो सप्लाई करेंगे वो मार्केट। इसके बाद सप्लाई कर्व कैसा होता है, सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसका कर्व जो होता है, जिसका जो रिलेशन होता है प्राइस का एंड सप्लाई का वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वो इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसी की वजह से उसको पॉजिटिव स्लोप आता है। जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा सप्लायर सप्लाई करना चाहेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो 2 पॉइंट है ना एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान से समझना। सप्लाई कर्व एग्जैक्टली क्या दर्शाता है, 2 चीज़ें। एक तो हाइएस्ट क्वांटिटी विलिंगली सप्लाइड बाय द सप्लायर एट ईच ऑफ द प्राइसेस, मतलब हाइएस्ट जो क्वांटिटी है वो सप्लायर एज ए सप्लायर वो कितना सप्लाई करना चाहता है, उसकी हाइएस्ट क्वांटिटी। एंड सेकंड द मिनिमम प्राइस, क्वांटिटी हाईएस्ट है लेकिन प्राइस मिनिमम है, कि कितने मिनिमम प्राइस पे वो रेडी है टू सप्लाई। तो ये आपको दोनों चीजें समझेंगे, मिनिमम सप्लाई प्राइस एंड द सेकंड इज हाईएस्ट क्वांटिटी जो वो सप्लाई करने के लिए विलिंग है। ये दोनों चीजें आपको सप्लाई से समझते हैं। उसके बाद आते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई इज नथिंग बट जो पूरा का पूरा आपका जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है एक से दूसरे की तरफ। अगर वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट इज नथिंग बट क्या हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट इज नथिंग बट उसका इंक्रीज हो गया, एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज नथिंग बट डिक्रीज इन सप्लाई हो गया। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ये अलग है। सप्लाई कर्व पूरी तरीके से शिफ्ट होना इज डिफरेंट देन सप्लाई में जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो जो एक ही सप्लाई कर्व है उस पर ऊपर नीचे मूवमेंट करना इज डिफरेंट। सो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड एक तरफ है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इसके बाद आता है जो जैसे ही आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके लिए मैंने अलग से लेक्चर डाला हुआ था, 12 मिनट पे पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कवर किया था। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखना। इवन कमेंट भी करना इस वीडियो पे कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने लेक्चर भी देखा है, एंड शेयर सब्सक्राइब लाइक सब कुछ करना। चलो सबसे इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जैसे डिमांड में देखा था वैसा ही फॉर्मूला यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर ये वाला फॉर्मूला जहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस एंड टू प्राइस अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड। ये जो 2 फॉर्मूलाज है ये जनरल फॉर्मूलाज है। इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, सप्लाई इलास्टिसिटी मिलेगा। जैसे हम लोगों ने डिमांड के लिए देखा था वैसे ही यहाँ पर भी आपको सप्लाई टाइप्स ऑफ सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी आपको मिलेगा। 12 मिनट का वीडियो सेम यहाँ पर भी है। इसके अलावा और भी फॉर्मूलाज है, जैसे अगर आपको बोला जाए कि पॉइंट इलास्टिसिटी फॉर्मूला मतलब पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से करना है तो पॉइंट इज नथिंग बट उसमें डेरिवेटिव मेथड हम लोगों ने सीखा था, वही फॉर्मूला आपको यहाँ मिलेगा। एंड आर्क इलास्टिसिटी का भी सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझ गई। इलास्टिसिटी अगर आपको सप्लाई का निकालना है तो ये बहुत सारे फॉर्मूलाज है। इसके बाद आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे स्टूडेंट गड़बड़ करने वाले हैं, जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये ध्यान से समझना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा और आप लोग को नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो डिटर्मिनेंट सीखे थे वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर सीखा था, उस टाइम पे चीजें अलग थी। अब जो आप सीखोगे वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर होगा, इस टाइम पे चीजें अलग होंगी। तो सबसे पहला आपको ये समझना है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के जब हम डिटर्मिनेंट समझेंगे उस टाइम पे या तो जो सप्लाई होगा वो ग्रेटर इलास्टिक होगा या तो लेस इलास्टिक होगा। जैसे हम लोग इन इलास्टिक बोलते हैं वैसे ही ग्रेटर इलास्टिक या तो लेस इलास्टिक होगा। इसी का मतलब ये होता है ग्रेटर इलास्टिक इज नथिंग बट कि जो सप्लायर है वो सप्लाई कब बढ़ा सकता है एंड जो सप्लायर है वो सप्लाई कब कम करेगा, इसके बारे में बताया है। जैसे सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है, ये जो लाइन लिखा हुआ है, द मोर इजीली सेलर कैन चेंज द क्वांटिटी दे प्रोड्यूस द ग्रेटर द इलास्टिसिटी इज नथिंग बट कि जितना जो प्रोड्यूसर है वो ओके है, मतलब वो काइंड ऑफ कंफर्टेबल है सप्लाई बढ़ाने के लिए, जितना वो सप्लाई बढ़ाने की कैपेसिटी रखता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। वो जो नीचे जितने भी रीजंस दिए हैं उनकी वजह से। इसका मतलब ही क्या हुआ कि सप्लाई इलास्टिसिटी जो है
उस पर्टिकुलर मार्केट का है, उस पर्टिकुलर सेलर का, वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, मतलब ही वो रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी रखता है। अब रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी नीचे दिए हुए रीजंस की वजह से रखेगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज नथिंग बट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको लग रहा है एज अ सप्लायर, एज अ प्रोडक्शन जब आप करोगे तो फिर उस टाइम पे अगर कॉस्ट में सब्सटेंशियल इंक्रीज हो जाता है तो कॉस्ट अगर आपका बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम यानी कि आप सप्लाई कम करोगे। सप्लाई कम इज नथिंग बट लेस इलास्टिक। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस आपका रॉ मटेरियल का प्राइस, आपका जो सप्लाई इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड अगर कॉस्ट में जो है निग्लिजिबल चेंज होता है, मतलब भले ही आपने जो सप्लाई बढ़ाना है तो सप्लाई बढ़ाने के बाद कॉस्ट तो बढ़ना है, लेकिन जो कॉस्ट इंक्रीज है वो बहुत ही निग्लिजिबल है कि ठीक है वो अफोर्ड हो सकता है, देन इन दैट सिचुएशन क्वांटिटी सप्लाइड जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आपका जो इलास्टिसिटी है वो मोर ऑफ ग्रेटर इलास्टिक हो गए वो पर्टिकुलर गुड्स। इसके बाद अगर दूसरा पॉइंट इसी में, अगर ऐसा है कि जो भी पर्टिकुलर कमोडिटी है उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, वो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, या बहुत ही जो रिलेटिवली रिक्वायर रिलेटिवली लॉन्गर टाइम टू प्रोड्यूस, देन उसका जो इलास्टिसिटी होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता कि आज रातों रात आपने एयरक्राफ्ट बना दिया, ऐसा नहीं होने वाला। तो उसका जो इलास्टिसिटी होगा वो कम होगा, मतलब आप इमीडिएटली मार्केट में उसका सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, ये उनको बताना है। उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। लॉन्गर पीरियड अगर है तो क्वांटिटी जो सप्लाइड है यानी कि इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। लॉन्गर पीरियड में यू कैन एडजस्ट, शॉर्ट रन में एडजस्ट नहीं हो सकते, जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड लेस होगा, यानी कि ही लेसर सप्लाई इलास्टिसिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोड्यूसर उतना ज्यादा डिग्री ऑफ कंपटीशन है, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ कंपटीशन उतना ही ज्यादा सप्लाई होगा, यानी कि मोर इलास्टिक होगा। एंड अगर कम बैरियर्स है तो ज्यादा सप्लायर्स आएंगे, ज्यादा सेलर्स आएंगे, इसका मतलब ही वहां पर सप्लाई बढ़ सकता है, यानी कि मोर इलास्टिक, हाईली इलास्टिक वो पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा। इसके बाद जो अगला है फर्म्स नॉट वर्किंग इन द फुल कैपेसिटी, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। फर्म्स नॉट वर्किंग इन अ फुल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। अगर आपका पर्टिकुलर कोई गुड्स है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर कमोडिटी है, ये पर्टिकुलर मशीनरी है जिसका कैपेसिटी है 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का, और आप ये 100 यूनिट्स की जगह पे आप सिर्फ 60 यूनिट्स को ही प्रोड्यूस करते हो, तो आपके पास अभी भी क्या हुआ है, आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो इस पर्टिकुलर मशीनरी को, यानी कि ही यू हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, राइट। यानी कि ही क्या, अगर ऐसा होता है इकोनॉमी में अचानक से डिमांड बढ़ जाता है तो यू आर ओके एंड यू आर रेडी टू सप्लाई मोर। तो यहाँ पर क्या समझना है आपको, अगर आपके पास सप्लाई की कैपेसिटी है, मतलब अगर आप फुल कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रहे, आप 100 गुड्स नहीं बना रहे, भले ही मशीनरी का कैपेसिटी 100 गुड्स का है, आप सिर्फ 60 बना रहे, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप उस मशीनरी का कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, एंड उसके साथ मतलब ही आप सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करके, एंड जो डिमांड हुआ है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। इसका मतलब ही ग्रेटर इलास्टिसिटी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है की रॉ मटेरियल्स इनपुट्स इजीली एंड चीपली अवेलेबल। अगर इजीली रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते तो ऑब्वियसली बात है आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, यानी कि ही मोर इलास्टिक। अगर इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत रेयरली कहीं तो मिलता है आपको जो रॉ मटेरियल, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है उसका रॉ मटेरियल, तो ऑब्वियसली बात है कम, लेस इलास्टिक होगा, यानी कि ही इलास्टिसिटी यानी कि सप्लाई कम हो जाएगा। उसके बाद जो अगला आता है फर्म्स एडॉप्ट्स द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, कंपोनेंट्स हायर एज द सप्लाई। यानी कि क्या होता है, अगर प्राइस जो है हायर एज द प्राइस, मतलब क्या, प्राइस जितना इजीली बढ़ेगा, या जो भी इवन हमने रॉ मटेरियल की बात की वैसे ही प्राइस इवन फॉर फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको ये समझनी है यहाँ पर कि ये देखो इजीली एंड एक्सटेंसिवली सॉर्टेड विदाउट लूजिंग द वैल्यू। यानी कि क्या, कि जो रॉ मटेरियल, जो भी कमोडिटी आप बना रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल आप स्टोर करोगे, जो स्टोर किया हुआ रॉ मटेरियल है, अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है तो आपका पैसा अटकने वाला है। तो अगर आपका पैसा अटकेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंसिव होएगा। क्यों एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि वो वहां पर पैसा अटका तो आप वर्किंग कैपिटल आपका कम हो रहा है, तो इसकी वजह से आप वो पैसा यूज नहीं कर सकते, एंड इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई में भी कम हो सकता है। लेकिन अगर जो रॉ मटेरियल आपने फिनिश गुड्स बनाने के लिए स्टोर किया हुआ है, अगर वो इजीली अवेलेबल हो गया, या उसकी वैल्यू कम है, या उसकी इवन आपने स्टोर करने के बाद भी उस गुड्स की वैल्यू भी कम नहीं होती है, देन इट्स ओके, तो आपके लिए इलास्टिक सप्लाई होगा। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट, ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ा, यानी कि आपका जो पर्टिकुलर गुड्स है, ठीक है, वो पर्टिकुलर गुड्स का जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लेस इलास्टिक होगा। प्लस अगर रॉ मटेरियल स्केर्सली अवेलेबल है, रेयरली अवेलेबल है, फिर भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है। इसके बाद जो कैपिटल एंड लेबर है वो भी अगर मोबाइल होंगे, मतलब कोई आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाना है मे बी, और वो सॉफ्टवेयर कोई एक ही ऐसा इंसान है जो बना सकता है, तो वो आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए उस पर्टिकुलर चीज का सप्लाई कैसा होगा, सप्लाई कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मोबाइल नहीं है, मतलब ही वो एक जगह से आप लोगों तक नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब ही अगेन सेम है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो सप्लाई कम, यानी कि लेस इलास्टिक। अगर इजीली अवेलेबल है तो मोर इलास्टिक। नेक्स्ट जो आता है वो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर प्राइसेस। अगर कल जाके प्राइसेस बढ़ने हैं ऐसा लगता है तो ऑब्वियस सी बात है आप रिस्पॉन्ड करोगे, कल जाके प्राइस बढ़ना है तो आज क्यों सप्लाई करेंगे, तो लेस इलास्टिक। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट जो सप्लाई चैप्टर में है वो है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड जो सोशल एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है। दिस इज नथिंग बट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सप्लाई है, ये डिमांड कर्व है, तो जो भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। अब इक्विलिब्रियम प्राइस के ये वाला जो एरिया होता है वो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, एंड ये वाला जो एरिया होता है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है। यानी कि क्या होता है, ध्यान से समझो, अगर ये वाले पॉइंट पर अगर आप देखते हो, कौन सा, ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो सप्लाई है ना, यहाँ पर आपका जो सप्लाई है, ये सप्लाई इतना है एंड डिमांड इतना, जिसकी वजह से ये कंज्यूमर सरप्लस बन जाएगा। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोड्यूसर का फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई नहीं है इसका मतलब प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। प्राइसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है सप्लायर का फायदा है, तो जिसकी वजह से सप्लायर का जो सरप्लस होगा, सरप्लस इज नथिंग बट जो वो प्राइस पे कर रहा है और जो आपका प्रॉफिट यू कैन से अभी के लिए सिर्फ यू कैन से कंज्यूमर सरप्लस का ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो यूटिलिटी चैप्टर में हम देखते हैं। अभी के लिए बस आप ये ऐसा समझो कि प्रोड्यूसर सरप्लस इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ प्रॉफिट, वो बढ़ेगा तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो पर्टिकुलर रिवीजन चैप्टर है या जो यूनिट है वो हम लोगों ने खत्म किया है। बाकी सारे रिवीजन के जो भी यूनिट्स है, जो भी चैप्टर्स है वो ऑलरेडी डाले हुए हैं, मस्ट वॉच देम। एंड इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन भी मैंने डाला हुआ है 1 डे बिफोर एग्जाम का, वो भी आप लोगों ने देखना है, उसकी वजह से आपको काफी सारा फायदा होने वाला है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।